एक्सपेंशन के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होते हैं या थर्मल एक्सपेंशन को यूज कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, आपके बुक में थर्मल एक्सपेंशन के दो यूजेस दिए गए हैं, जिसके एक जो यूज है वो है फॉर कंट्रोलिंग टेम्परेचर और दूसरा जो यूज होता है वो फॉर मेयरिंग टेम्परेचर होता है। तो ये हमारे पास अपने बुक के अंदर दो यूजेस दिए गए। तो आज पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास दो है बेटा, या आप ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी इसको कहते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आपके माइंड में होनी चाहिए वो होनी चाहिए बाय मेटलिक स्ट्रिप। ये पहले आपके माइंड में होनी चाहिए कि बाय मेटलिक स्ट्रिप क्या होती है। जैसे नेम से जाहिर है, बाय का मकसद दो होता है और मेटलिक का मकसद है मेटल्स हैं। दो मेटल्स से कंबाइन होके एक स्ट्रिप, स्ट्रिप का मकसद है पतली सी एक पट्टी, बहुत ही थिन पट्टी हो। जैसे आपके पास बुक होता है, बुक का कवर होता है एक थिक पेज का, इतनी पतली सी या इससे भी पतली सी अगर एक पट्टी हो उसको बायोमेट्रिक स्ट्रिप कहते हैं। तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो होती है इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये दो मेटल्स की इस तरह से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिप है, इसमें एक मेटल 1 इस्तेमाल किया गया है। आप कह लें ब्लू कलर का मेटल 1 होता है और आप कह लें कि ये जो रेड कलर का होता है ये मेटल 2 होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये मेटल 1 है और मेटल 2 है। ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये इसका अल्फा 1 होता है और इसका अल्फा 2 होता है। दो मेटल्स होते हैं और इन दोनों मेटल्स का डिफरेंट अल्फा होता है। ठीक है। इक्वल अल्फा वाले मेटल्स की बायोमेटलिक स्ट्रिप नहीं बनती। बायोमेटलिक स्ट्रिप दो ऐसे मेटल्स की बनती है जिनमें एक का अल्फा ज्यादा होता है, एक का अल्फा कम होता है। अब किसका अल्फा बड़ा होना चाहिए, किसका अल्फा कम होना चाहिए, ऊपर वाले का या नीचे वाले का, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस बायोमेटलिक स्ट्रिप को जब आप यूज करोगे तो बैंड किस तरफ करवाना चाहोगे। अगर आप इसको ऊपर की तरफ बैंड करवाना चाहते हैं तो नीचे वाले का अल्फा ज्यादा होना चाहिए और ऊपर वाले का अल्फा कम होना चाहिए। अगर आप इसको नीचे बैंड करवाना चाहते हैं तो ऊपर वाले अल्फा बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला अल्फा छोटा होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको बैंड किस तरफ करवाना चाहते हो। तो अपवर्ड या डाउनवर्ड जब बैंड करवाना चाहोगे तो उसी हिसाब से इसका अल्फा जो होता है वो सेट किया जाता है। और इसके अंदर याद रखिएगा कि इसका बिहेवियर क्या होता है। ठीक है। बिहेवियर ऑफ बायोमेटलिक स्ट्रिप, बिहेवियर ऑफ बायोमेटलिक स्ट्रिप, बायोमेटलिक स्ट्रिप ऑन हीटिंग। ठीक है। कि हीट करने से इस बायोमेटलिक स्ट्रिप का बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा आप कहोगे कि बायोमेटलिक स्ट्रिप, बायोमेटलिक स्ट्रिप बायोमेटलिक स्ट्रिप experiences
डिफरेंशियल एक्सपेंशन। डिफरेंशियल एक्सपेंशन इसके अंदर आती है। अब ये डिफरेंशियल एक्सपेंशन क्या होती है बेटा? डिफरेंशियल एक्सपेंशन का मकसद है ऐसी एक्सपेंशन जो किसी भी एक बॉडी के दो हिस्सों में डिफरेंट अमाउंट में आए। अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जिसके दो हिस्से आप बना लें, उन दोनों हिस्सों में अगर एक्सपेंशन इक्वल ना आए तो ऐसी एक्सपेंशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉड हो, आधी अगर आयरन की बनी हो और आधी कॉपर की बनी हो, तो जब आप उसको गर्म करोगे तो आयरन की एक्सपेंशन जो होगी वो डिफरेंट होगी और कॉपर की एक्सपेंशन डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप ये कह लें कि ऊपर जो है वो कॉपर है और नीचे आयरन है, दो लेयर्स है। इसको अगर गर्म करोगे तो दोनों के अंदर इक्वल एक्सपेंशन नहीं आएगी। ऊपर वाले, अगर ऊपर कॉपर है उसका सपोज करें अल्फा बड़ा है, और नीचे जो होता है वो आयरन है उसका अल्फा सपोज कर लेंगे छोटा है, तो ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा एक्सपेंशन आएगी और नीचे वाले हिस्से में कम एक्सपेंशन आएगी। दूसरी बात कि बायमेटलिक स्ट्रिप बैंड्स towards material having similar alpha। ये बायमेटलिक स्ट्रिप ऐसे मटेरियल की तरफ बैंड करती है जिसका अल्फा छोटा होता है। अगर यहाँ पे सपोज करें, अगर हम यहाँ पे करते हैं कि अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, तो ये किस तरफ बैंड करेगी? ऊपर की तरफ बैंड करेगी, क्योंकि अल्फा छोटा है और दूसरा बड़ा। तो नीचे जो होगी यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंशन आएगी और ऊपर ज्यादा जो कम एक्सपेंशन आएगी। तो आप इस तरह से कहेंगे कि ये नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा जब ये इस तरह से ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो ये इस तरह से बैंड खा जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ बैंड खाएगी। लेकिन अगर अल्फा 2 लेस देन अल्फा 1 है तो ये बैंड किस तरफ खाएगी? ये होती है बेंडिंग। आप इसको कह सकते हैं कि ये बेंडिंग इस तरह से खाएगी। तो ये होता है इसका बिहेवियर कि जब आप किसी भी बायमेटलिक स्ट्रिप को गर्म करते हो तो उसका बिहेवियर क्या होता है कि बायमेटलिक स्ट्रिप जो होती है वो हमेशा बैंड उस मटेरियल की तरफ लेती है जिस मटेरियल का अल्फा जो होता है वो छोटा होता है, वहां से लेती है जिसका बड़ा होता है। अब इसका फर्स्ट जो यूज है हमारे पास वो होता है फॉर कंट्रोलिंग टेम्परेचर। कंट्रोलिंग टेम्परेचर, अब इसको इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि बायमेटलिक स्ट्रिप is used as a bimetallic thermostat। बायमेटलिक थर्मोस्टेट, इसको हम थर्मोस्टेट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। बायमेटलिक थर्मोस्टेट का मकसद है ऐसी चीज जो टेम्परेचर को कंट्रोल करे। इसका कॉमन यूज आप देखते हैं आयरन के अंदर, इस्त्री के अंदर इसका कॉमन यूज आप देखते हैं कि इस्त्री का जब डिजायर्ड टेम्परेचर होता है आयरन का तो वो खुद ब खुद ऑफ हो जाती है, और जब वो ठंडी हो जाती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, खुद ब खुद ऑन होती है। तो इसके अंदर बायमेटलिक स्ट्रिप इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने कभी आयरन खुली हुई देखी है या अगर कोई घर में आयरन खराब पड़ी है तो आप देखिएगा कि जहां पे वो टेम्परेचर सेट करने वाला बटन होता है उसके नीचे एक कवर लगा होता है स्टील का, उस कवर को आप हटा लीजिएगा तो उसके नीचे
एक पतली सी जो है वो स्ट्रिप आपको नजर आएगी। बेसिकली वो जो स्ट्रिप होती है वो बायोमेलिक स्ट्रिप होती है और वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब कैसे होती है देखें, इसकी आपको पता है कि आयरन जो होती है उसका बॉटम जो होता है वो आप सबने देखा है, उसका जो बॉटम होता है वो इस तरह से होता है, आयरन का बॉटम इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये जो आयरन का बॉटम होता है इसके अंदर यहाँ पे एक, जिस तरह से आपने देखा है कि जो हीटर होता है उसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप एक जो है वो एलिमेंट लगा होता है, इसी तरह से एक स्प्रिंग टाइप एलिमेंट लगा होता है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग टाइप एलिमेंट को हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं बायोमेटलिक स्ट्रिप के साथ। सपोज करें ये हमारे पास बायोमेटलिक स्ट्रिप है, ठीक है। बायोमेटलिक स्ट्रिप जो होती है ये दो मेटल्स की बनी हुई होती है। ये इस तरह से आप कह लें कि इसके अंदर बायोमेटलिक स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से बायोमेटलिक स्ट्रिप लगी होती है इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका कनेक्शन होता है इस तरह से एक पिन के साथ, जिसके अंदर वो बटन लगा होता है जिस बटन से आप ये टेम्परेचर कंट्रोल करते हो, ठीक है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बटन के साथ कनेक्टेड होती है बायोमेटलिक स्ट्रिप। अब इसके साथ एक वायर अटैच होती है, ठीक है। ये वायरें इसकी दो होती है और ये दोनों वायरें इस तरह से प्लग में लगती है और प्लग के अंदर दो जो होती है वो पिन्स होती है, एक पिन ये होती है और दूसरी पिन जो होती है वो ये होती है, इस तरह से लगी होती है, ठीक है। अब आप अज्यूम कर ले कि ये जो रेड कलर का मटेरियल है इसका अल्फा 1 होता है और ये जो ब्लू कलर का मटेरियल है इसका अल्फा 2 है, और आप ये कह लें कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। अगर अल्फा 1 बड़ा है तो हीट करने से ये किस तरफ बैंड खाएगी, नीचे की तरफ बैंड खाएगी। आपने इस बटन के थ्रू टेम्परेचर सेट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सपोज करें यहाँ पे इस प्लग को कनेक्ट करते हो करंट से, यहां से करंट आएगा, ये पिन से बायोमेटलिक स्ट्रिप से ये करंट इस तरफ आएगा और ये करंट इस हीटिंग एलिमेंट में इस तरह से होता हुआ ये करंट इस तरह से बाहर चला जाएगा, ठीक है। और नतीजा क्या निकलेगा, इस हीटिंग एलिमेंट में करंट आएगा, ये हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा, तो इसकी जो हीट होगी ये बॉटम से बाहर आएगी और सम अमाउंट ऑफ हीट इस तरह से ऊपर जाएगी, क्योंकि जाहिर है एलिमेंट जब गर्म होगा तो उसकी हीट बॉटम से बाहर भी आएगी और ऊपर भी जाएगी। ऊपर लगी हुई है बायोमेटलिक स्ट्रिप, जब ये हीटिंग एलिमेंट ज्यादा गर्म हो जाएगा और बायोमेटलिक स्ट्रिप ज्यादा गर्म हो जाएगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये बायोमेटलिक स्ट्रिप के अंदर इस तरह से बैंड आ जाएगा, ठीक है। और बैंड किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर वाला अल्फा जो होता है वो क्या होता है, अल्फा जो होता है वो बड़ा होता है, इसके अंदर बायोमेटलिक स्ट्रिप के अंदर इस तरह से बैंड आ जाता है। बैंड आने की वजह से यहाँ पे ये इस पिन के साथ टच करना छोड़ देती है, जब पिन के साथ टच करना छोड़ देगी तो करंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि गैप आ जाएगा। आप ये कह लें कि ये बायोमेटलिक स्ट्रिप है इस तरह से, ठीक है। बायोमेटलिक स्ट्रिप ये कर ले, ये पिन के साथ करंट चल रहा है, जैसे गर्म होगी, गर्म होने से इस तरह हो जाएगी, जब ये इस तरह से हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैप, और गैप की वजह से करंट क्या हो जाएगा, बंद, और आयरन जो होगी वो काम करना छोड़ देगी। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे आयरन काम करना छोड़ देगी ये स्ट्रिप ठंडी होना शुरू हो जाएगी, ये गैप होगा, जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर ये इस तरह से सीधी हो जाएगी स्ट्रिप, और सीधी होगी तो फिर टच करना शुरू कर देगी और करंट जो होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ये बिहेव करती है लाइक अ कांटेक्ट ब्रेकर। इसको हम कहते हैं कि बायोमेटलिक स्ट्रिप बिहेव्स एज कांटेक्ट ब्रेकर।
आप कहेंगे कि बायमेटलिक स्ट्रिप behaves as contact breaker in heat producing सर्किट्स। जो हीट पैदा करने वाले सर्किट्स होते हैं उन सर्किट्स के अंदर ये जो है वो कांटेक्ट ब्रेकर के तौर पे काम करता है। इस तरह से एक डिजायर्ड टेम्परेचर जो होता है उससे जो है वो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ये मुख्तलिफ इंजन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ ऐसी चीजें जिनके अंदर हीट पैदा होती है, क्योंकि ये हीट के सिवा तो काम करेगी नहीं। जब ये गर्म होगी, डिजायर्ड टेम्परेचर होगा, बेंडिंग आएगी, कांटेक्ट ब्रेक होगा, करंट रुक जाएगा। तो ये हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। अब दूसरा इसका यूज होता है जिसको हम कहते हैं कि ये जो है वो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए हम कहते हैं कि ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब ये टेम्परेचर को मेजर कैसे करती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे कि बायमेटलिक स्ट्रिप is used in bimetallic thermometer। ये बायमेटलिक थर्मामीटर के अंदर यूज होती है। बायमेटलिक थर्मामीटर टू मेयर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को मेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ये कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक इस तरह से आप कह लें कि ये हमारे पास एक स्केल होता है। ये आप देख सकते हैं ज्यादातर ये जो हमारे पास गीजर्स वगैरह होते हैं इनके अंदर ये जो थर्मामीटर लगा होता है ये मोस्टली बायमेटलिक थर्मामीटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से जो बायमेटलिक स्ट्रिप होती है वो जो होती है वो इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल होती है। ये इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी दो मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसका शेप जो होता है वो स्पाइरल की तरह इस तरह से होता है, ठीक है। ये आप कह लें इसमें जो होता है ये जो अल्फा होता है इसको आप कह लें अल्फा 1 और इसको आप कह लें कि ये जो होता है ये होता है अल्फा 2। इसके अंदर ये नेसेसरी है, इसके अंदर एक नेसेसरी चीज होती है। नेसेसरी चीज ये होती है कि अल्फा 1 मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा 2। जो बाहर वाला होना चाहिए ना मटेरियल उसका अल्फा बड़ा होना चाहिए और जो अंदर वाला मटेरियल है उसका अल्फा छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कौन सा अल्फा बड़ा करते हैं कौन सा छोटा, ये आप नहीं कर सकते। के अंदर जो बाहर वाला मटेरियल है उसका अल्फा ज्यादा होना चाहिए, अंदर वाला मटेरियल का उसका अल्फा छोटा होना है। इसके साथ क्या लगा होता है, इसके साथ जो होता है 0 और यहाँ पे आप कर ले 15 डिग्री सेल्सियस, ये आप कह लें 30 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस और ये होगा 90 डिग्री सेल्सियस और ये आप कह लें कि ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से अब सपोज करें किसी चीज का टेम्परेचर जो है वो इनिशियली 30 डिग्री सेल्सियस है
इसके साथ यहाँ पे लगा होता है पॉइंटर, ठीक है। और ये जो एंड होता है इसका, ये जो एंड होता है ये होता है फिक्स एंड। इसको आप कह सकते हैं कि ये जो होता है इसका फिक्स एंड होता है, इसमें एक्सपेंशन नहीं आ सकती। और ये जो एंड होता है इसको आप कह लेंगे कि ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड होता है। और पॉइंटर इज अटैच्ड, पॉइंटर is attached with this free end। इस फ्री एंड के साथ ये पॉइंटर लगा होता है, ठीक है। जब इसको गर्म करते हैं, इसमें गर्म करेंगे तो इस बायोमेलिक स्ट्रिप के अंदर आएगी डिफरेंशियल एक्सपेंशन। बाहर वाला अल्फा बड़ा है, अंदर वाला अल्फा छोटा है, तो बाहर से एक्सपेंशन ज्यादा आएगी और अंदर से एक्सपेंशन कम आएगी। तो ये स्ट्रिप क्या करेगी, ये स्ट्रिप इसी तरह से बैंड खाएगी। ये अंदर वाला कम बैंड खाएगा और ये जो बाहर वाला होगा ये इस तरह से ज्यादा बैंड खाएगा। और नतीजा ये होगा कि ये पॉइंटर जो होगा ये इसके साथ मूव करेगा, क्योंकि जितना ये एक्सपेंड करती जाएगी पॉइंटर उसके साथ अटैच है, पॉइंटर भी मूव करता जाएगा। और जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा एक्सपेंशन ज्यादा आएगी और उतनी यहाँ पे मूवमेंट जो होगी वो ज्यादा होगी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस चीज को इस्तेमाल करके आप जो है वो टेम्परेचर को मेयर कर सकते हैं। तो ये बायोमेलिक थर्मामीटर होता है जो भी इस्तेमाल होता है ऐसे सर्किट्स के अंदर, ऐसी जगहों पे जहां पे टेम्परेचर पैदा होता है। वैसे भी टेम्परेचर स्केल है, कोई भी होगा, चाहे बायोमेलिक थर्मामीटर हो चाहे कोई और थर्मामीटर हो, वो तो हमेशा वहीं पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गए हमारे पास जो दो सिंपल यूजेस हमारे बुक के अंदर दिए गए थे, जो है वो यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो हमने किए। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये भी हमारा आज का टॉपिक जो है वो सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि गैस लॉस, ठीक है। अब गैस लॉज हमने पढ़ने, गैस लॉज आपके पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी आप ये टॉपिक पढ़ते हो, लेकिन मैं उसका आपको जो फिजिक्स के हिसाब से जो मकसद है या मतलब है हमारा उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिसको हम पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ गैस। उसके अंदर बहुत सारी इक्वेशंस हम बनाएंगे, बहुत सारी इक्वेशंस हम ड्राइव करेंगे, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले उस चीज के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस आपकी पड़ी हुई है कि आइडियल गैस क्या होती है या आइडियल गैस किसको कहा जाता है। देखिए, आइडियल गैस का मकसद या मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, हर चीज के बारे में हम कुछ पैरामीटर्स बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो हमारे माइंड में एक स्केच होता है कि इस मोबाइल के अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो हम अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज का एक स्केच बना के फिर उस चीज को परचेज करते हैं। इसी तरह से आपको पता है मटेरियल तीन किस्मों के होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं। तो कौन सा सॉलिड होगा, कौन सा लिक्विड होगा और कौन सा गैस होगा, उसके लिए हमने एक पैरामीटर्स फिक्स किए हुए हैं कि गैस किसको कहा जाएगा, लिक्विड किसको कहा जाएगा और सॉलिड किसको कहा जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी चीज होती है आइडियल, कि अगर हम कहते हैं एक सॉलिड है तो सॉलिड की ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि आपके पास कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके अंदर सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज भी हो, लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज भी हो, तो उसको हम आइडियल सॉलिड नहीं कहेंगे। आइडियल सॉलिड वो होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज होंगी, बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसी तरह से गैसेस को अगर हम देखते हैं तो गैसेस के अंदर भी हमने एक पैरामीटर बनाया हुआ है कि गैसेस जो होंगी वो ऐसी होंगी, ठीक है। तो ऐसी गैस जो सर्टेन प्रॉपर्टीज शो करे
जिसको उसको हम कहेंगे ये आइडियल गैस है। ठीक है, इसके सिवा बाकी जो गैसेस हैं वो गैसेस तो हैं लेकिन वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती। आप कह लें कि एक आइडियल बिहेवियर होता है, आप आइडियल गैस से ज्यादा आइडियल बिहेवियर कह लें कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान होता है, इंसान तो सब होते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जो आइडियल इंसानों का बिहेवियर रखता है, हम कहते हैं वो हमारा आइडियल जो है वो इंसान है। बाकी तो सब इंसान है, सब इंसानों को इंसान कहते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने कंसीडर की हुई होती हैं कि हमें हमारा जो आइडियल एक इंसान है वो ऐसा होना चाहिए। तो इसी तरह से हम कहते हैं जो गैसेस होंगी ना वो आइडियल वो गैसेस होंगी जिनके अंदर ये बिहेवियर होगा। तो हमने एक पैरामीटर बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं कि ये जो होगा वो आइडियल गैस कहलाएगी। तो आइडियल गैस किसको कहा जाता है, उसकी 3-4 प्रॉपर्टीज है, आपको पता है, मैं उसको रिवाइज कर देता हूं कि आइडियल जो गैस होती है वो क्या होती है या आइडियल गैसेस जो होती हैं वो किसको कहा जाता है। देखिए ये मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखी हैं। आप कह सकते हैं कि किसी भी गैस को आइडियल गैस कहा जाएगा, या आप कहोगे कि किसी भी गैस के अंदर अगर ये प्रॉपर्टीज होंगी तो हम कहेंगे कि दिस गैस इज बिहेविंग आइडियली। ये कोई भी गैस कर सकती है, जो नॉर्मल हमारी गैसेस होती है ना वो भी ये बिहेवियर शो करती है, सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ये बिहेवियर शो करती है, हर वक्त नहीं करती, लेकिन कंडीशंस देने जैसे हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो तो हमारी ये गैसेस जो होती है वो तकरीबन आइडियली बिहेव करती है। तो आइडियल एक बिहेवियर है कि गैसेस अगर इस तरह से बिहेव करेंगी तो हम कहेंगे अब ये आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो ये आइडियल गैस एक बिहेवियर है, कोई ऐसा नहीं है कि आप कंसीडर करें कि ये कोई अलग गैस होगी, कभी इन्वेंट होगी, ये होगा वो। ये एक बिहेवियर है जो रियल गैसेस शो करती है। बाकी ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियली बिहेव करे, क्योंकि आपको पता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर्स के अंदर ये लिक्विडिफाई हो जाती हैं और उसके सिवा ये सॉलिड के अंदर या मुख्तलिफ चीजों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि एक गैस ऐसी होनी चाहिए जो हर टेम्परेचर पे आइडियली बिहेव करे। तो ये आइडियल जो गैस होती है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। द गैस पार्टिकल्स हैव निग्लिजिबल वॉल्यूम, छोटे छोटे होने चाहिए। मोस्टली कहा जाता है आइडियल गैस वो होती है जिसका मालिक्यूल नहीं होता, लेकिन अगर मालिक्यूल है भी सही तो भी मालिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके दरमियान बहुत ही वीक फोर्सेस होनी चाहिए। मालिक्यूल के खुद के दरमियान तो नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको भी पता है। एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान फोर्स नहीं होनी चाहिए आइडियल गैस में, लेकिन अगर मालिक्यूल के एटम भी है ना तो उन एटम्स के दरमियान भी वेरी स्मॉल लिटिल अमाउंट ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए। द गैस पार्टिकल्स आर इक्वली साइज्ड, के सब गैस पार्टिकल की साइज इक्वल होनी चाहिए। डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्शन और रिपल्शन विथ अदर गैस पार्टिकल्स। ठीक है, सिंपल सी चीज है। द गैस पार्टिकल मूव रैंडमली इन एग्रीमेंट विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, के गैस मॉलिक्यूल की ऊपर आप न्यूटन के लॉज अप्लाई कर सकें। ठीक है, और उसके मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशंस होनी चाहिए। आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें और कोई भी उसकी चीज कैलकुलेट करना चाहें तो न्यूटन्स लॉज की इक्वेशंस आप इस्तेमाल कर सकते। द गैस पार्टिकल्स है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन विथ नो एनर्जी लॉस, और जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें तो उनकी कोलिजन जो होनी चाहिए वो इलास्टिक होनी चाहिए। आपको पता है इलास्टिक कोलिजन का मकसद है कोलिजन इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड, और ये उसी सूरत में हो सकती है जब दो चीजों के दरमियान किसी भी किस्म का इंटरेक्शन ना हो। जैसे हम कहते हैं ना कि जमीन के ऊपर दो बॉडीज की इलास्टिक कोलिजन तब होगी जब उन दोनों बॉडीज को किसी भी फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर सरफेस परफेक्टली स्मूथ है तो उसके ऊपर मूविंग बॉडीज की कोलिजन जो होगी वो इलास्टिक होगी, लेकिन अगर सरफेस के अंदर
फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं तो वहां पे इलास्टिक बुलियन नहीं हो, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस आर कॉल्ड डिसिपेटिव फोर्सेस, और डिसिपेटिव फोर्स हमेशा किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के लॉस का सबब बनती है। इसलिए नॉर्मली जो भी बुलियंस होती हैं वो परफेक्ट इलास्टिक नहीं होती, लेकिन जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके दरमियान बुलियंस इलास्टिक होती है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो न होने के बराबर होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो गैस लॉज है। ठीक है, सिंपली मैं आपको बताता हूं क्योंकि इन चीजों का आइडिया आपके पास पहले भी है। तो हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स ऑफ गैस। पैरामीटर्स ऑफ गैस का मकसद होता है कि वो चीजें जिन चीजों की बुनियाद पे आप गैस की स्टेट को बता सके। ठीक है, कि उसका प्रेशर कौन सा है, वॉल्यूम कौन सा है, टेम्परेचर कौन सा है, तो वो चीज जिसकी बुनियाद पे आप स्टेट ऑफ द गैस को स्पेसिफाई कर सके उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ गैस। इसके अंदर एक आ जाता है प्रेशर, एक प्रेशर है, प्रेशर भी पैरामीटर ऑफ गैस है, वॉल्यूम है, ठीक है, और तीसरा टेम्परेचर है, और चौथा जो होता है वो होता है मास। ठीक है, ये चार चीजें ऐसी हैं जो गैस के अंदर होती है। ठीक है, टेम्परेचर भी होगा, गैस होगी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उस कंटेनर के ऊपर जिसके अंदर वो भरी हुई है। गैस का सम वॉल्यूम भी होगा, गैस का सम टेम्परेचर, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होंगे, और गैस मॉलिक्यूल का मास भी होगा। अब हमारे पास है गैस लॉज बेटा। ठीक है, गैस लॉज जो होते हैं आपको पता है ये पैरामीटर्स ऑफ गैस के दरमियान रिलेशन बताते हैं। ठीक है, शो रिलेशन बिटवीन टू पैरामीटर्स ऑफ गैस keeping other two parameters constant। ठीक है, तो अगर दो पैरामीटर्स के दरमियान हमें कोई लॉ रिलेशन बताए, जैसे बॉयल्स लॉ होता है, किसके दरमियान बताता है रिलेशन, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन बताता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, जबकि उसके अंदर हम टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो लॉ होता है वो होता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, सिंपल सा एक लॉ है, लेकिन बहुत ही जो है वो एक इसकी आप कह सकते हैं एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमें जो रिलेशन बताता है ये आपको पता है कि गिव्स a relation between pressure and volume at constant temperature। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हम रखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हमें बताता है, और ये हमें कहता है कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है, या आप कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट होता है। आपको पता है गैस लॉज जो होते हैं ये जो है वो आप ये इनके बारे में कहते हैं कि आइडियल गैसेस जो होती है वो हर प्रेशर और टेम्परेचर पे इन लॉज को फॉलो करती है, चाहे टेम्परेचर पे अगर कोई आइडियल बिहेवियर वाली गैस है। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर इनको फॉलो करती है। तो ये आप कहोगे कि ये रिलेशन हमें बताता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और ये लॉ कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है इफ टेम्परेचर इज कीप कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रेशर कौन सा होता है,
ठीक है, जब किसी भी कंटेनर के अंदर हम गैस रखते हैं तो यहाँ पे दो प्रेशर्स का कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि प्रेशर, सपोज करें ये सिलेंडर है, इसके अंदर हमने कोई पिस्टन रखा हुआ है, ये हमारे पास पिस्टन है और ये इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ये गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं ये रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रेशर ये होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर वो होता है जो बाहर से आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है, और एक प्रेशर ये होता है, ठीक है। एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ से आता है पिस्टन के ऊपर, और एक इंटरनल प्रेशर होता है जो गैस के अंदर से एक डेवलप होता है। तो जब हम कहते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो कौन सा प्रेशर? तो यहाँ पे टोटल प्रेशर हम लेते हैं, अंदर वाला बाहर वाला। अगर अंदर वाला कम होगा तो ऊपर वाला प्रेशर बढ़ के उसको नीचे प्रेस करेगा, अगर ऊपर वाला कम है तो अंदर वाला बढ़ेगा, तो टोटल प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये जो टोटल सम होती है ना इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर की, दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है कि जब आप बॉयल्स लॉ परफॉर्म करोगे तो आपको क्या करना है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो वॉल्यूम कम करते हो, प्रेशर कम करके वॉल्यूम बढ़ाते हो, उसके अंदर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। आपको पता है, सपोज करें अगर हम इसका वॉल्यूम बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ने से अंदर टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना जो है वो अंदर टेम्परेचर फॉल करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको हीट सप्लाई करते हैं जो हीट इसका टेम्परेचर अंदर मेंटेन करती है। तो यहां से जो हीट अंदर जाती है ये किसके थ्रू जाती है, कंडक्शन के थ्रू जाती है। और आपको पता है कंडक्शन इज द स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सबसे स्लोली जो होती है वो किससे होती है, वो होती है कंडक्शन से। तो अगर सिलेंडर के अंदर हम किसी भी गैस को रख के उसका प्रेशर कम करते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है। अगर हम बॉयल्स लॉ को परफॉर्म करवा रहे हैं तो बॉयल्स लॉ जो होता है, वैसे सब जो भी ये प्रोसेसेस होते हैं इनको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस कहा जाता है, जैसे जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह जो भी होते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस होते हैं। तो ये अगर आप इसको कहते हैं प्रेशर आप कम करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो अंदर से हीट जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये प्रोसेस आपको स्लोली परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर का आप प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर क्विकली बढ़ेगा ना तो इतनी जल्दी से बाहर हीट आ नहीं पाएगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अंदर फॉल कर जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। इसका मकसद है हमने ये जो है वो इसको परफॉर्म करना है, ठीक है, परफॉर्म करना है वेरी स्लोली। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो होता है बॉयल्स लॉ, Boyle's law is performed very slowly in practical conditions, ठीक है। या ये होता है कि इसकी मिसालें कौन सी होती है, जब स्टेट चेंज होती है, ठीक है, जब स्टेट चेंज हो रही होती है ना तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस की मिसालें होती हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपको पता है बॉयल्स लॉ वैलिड होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो फेज जब चेंज होता है, जब लिक्विड आइस बन रहा होता है, जब लिक्विड गैस बन रहा होता है, तो वहां पे आप देखते हैं कि आप हीट दे भी रहे होते हैं, लेकिन वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल मिसालें हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली इसको हम जो है वो कंडीशंस में इसको स्लोली परफॉर्म करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसी मिसालें भी मौजूद है
जिनके अंदर ये चीज होती है, जैसे स्टेट चेंज होती है फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड, लिक्विड टू द सॉलिड या लिक्विड टू द गैसियस वगैरह, तो उसके अंदर ये चीजें जो होती हैं वो इस तरह से आप इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, तो ये पैराबोलिक कर्व बनता है। हाइपरबोलिक भी कहा जाता है, पैराबोलिक भी हम इसको कहते हैं, तो आपके बुक में जो भी है वो आप कह लीजिएगा। तो ये पैराबोलिक कह ले, हाइपरबोलिक कह ले, क्योंकि मैथमेटिकली दोनों फिगर्स की कोई भी ऐसी चेंज नहीं होती। तो इसका जो कर्व होता है वो इस तरह से होता है। इसका मकसद है, इसका कर्व जो होता है वो लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर होता है। और ये चीज आपको बताती है कि जब प्रेशर इस तरह से अगर हम कहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, तो ये हाइपरबोलिक जो होता है वो एक कर्व होता है। कि ये जो है वो कर्व आपको बताता है कि ये जो होता है इस तरह से, ये आप इसका ग्राफ का बिहेवियर देख सकते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ का जो बिहेवियर होता है, ये आपको बिहेवियर क्या बताता है? बिहेवियर बताता है कि अगर प्रेशर 0 होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर 0 हो जाएगा तो ये जो कर्व है ना, ये आगे इनफाइनाइट वैल्यू जब होगी ना, तो जाके ये वॉल्यूम एक्सिस को टच करेगा। जब ये वॉल्यूम एक्सिस को टच करेगा, इसका मकसद है उसका प्रेशर क्या है? 0। तो इसका मकसद है कि जब गैस का वॉल्यूम इनफाइनाइट होता है तो प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है? गैस का 0 हो जाता है, फ्री एक्सपेंशन होती है। फ्री एक्सपेंशन जो होती है ना स्पेस के अंदर, जब किसी भी सिलेंडर को लेके स्पेस के अंदर जाके खोले तो ऊपर से प्रेशर क्या हो जाता है? 0, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता नहीं। वैक्यूम के अंदर प्रेशर कौन लगाएगा? इसको हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन जब होती है ना, जब वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाता है तो प्रेशर फॉल करके क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और ये कर्व कहता है कि जब इस तरह से प्रेशर इनफाइनाइट होगा, प्रेशर जब इनफाइनाइट होगा तो वॉल्यूम कम होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर इनफाइनाइट होगा, वॉल्यूम 0। प्रेशर 0 होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और प्रेशर कैसे 0 हो सकता है? प्रेशर कहाँ पे 0 होता है? फ्री एक्सपेंशन के अंदर। जब किसी भी वैक्यूम के अंदर कोई भी चीज को ओपन कर दें, गैस एक्सपेंड करेगी, और ऐसी एक्सपेंशन को फ्री एक्सपेंशन अंडर 0 प्रेशर जो होती है उसको हम कहते हैं। तो ये बॉयल्स लॉ जो हमें कहता है कि वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा जब प्रेशर 0 होगा, या वॉल्यूम 0 होगा जब प्रेशर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको एक और सेंस में भी हम लिखते हैं बॉयल्स लॉ को। आपको पता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या P1 अपन जो है वो V1 इज इक्वल टू, या आप इसको इस तरह से करते हैं। सपोज करें एक पैरामीटर को आप डिवाइड कर दें अपान मास, आप इसको लिख सकते हैं मास अपान V1 इज इक्वल टू P2 मास अपान V2। आप कह सकते हैं P1 अपान डेंसिटी 1 इज इक्वल टू P2 अपान डेंसिटी 2 इज इक्वल टू द कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कभी कभी आप इसको इस तरह भी पढ़ते हो, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, बुनियादी तौर पे ये जो बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, जिसके अंदर गैसेस के प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट होती है, ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस कहते हैं। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस के अंदर एक होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है, और ये जो गामा होता है ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है। ये डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट होता है। ये जो होता है पॉलीट्रॉपिक जो होता है वो इंडेक्स होता है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है।
अगर आप बॉयल्स लॉ को डिफरेंट कंडीशंस में अप्लाई करोगे तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो गामा गामा जो इंडेक्स है ना ये चेंज होगा, और ये जो गामा होता है ये 1 होता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्म क्योंकि हम नॉर्मली कौन सा प्रोसेस कंसीडर करते हैं बॉयल्स लॉ का, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो प्रोसेस जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए हम लिख लेते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कहीं पे अगर पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हुआ तो परेशान होने की जरूरत नहीं, पीवी पावर गामा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कर रहे हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाले के लिए गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मसला ही नहीं, 1 रखोगे तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि ऐसे सब प्रोसेसेस जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस के अंदर होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। और बॉयल्स लॉ जो अप्लाई करते हैं जनरली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे आपको पता है ना एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आप करते हो पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड पॉइजन्स लॉ, ठीक है। तो वहां पे गामा की वैल्यू 1 नहीं होती क्योंकि वो प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता। तो इस रिलेशन को पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकते हैं। स्पेसिफिकली जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए लगाते हो तो गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, बॉयल्स लॉ बन जाता है। तो ये एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कहोगे प्रेशर 1 है तो वॉल्यूम 1 होगा, डेंसिटी 1 होगी, और प्रेशर 2 होगा तो वॉल्यूम 2 होगा, डेंसिटी 2 होगी। तो प्रेशर 1 अपॉन डेंसिटी 1 बराबर हो जाएगा प्रेशर 2 अपॉन डेंसिटी 2 इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो ये रिलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा लॉ रहता है, अब थके हो गए लेकिन एक छोटा सा लॉ है, चार्ल्स लॉ कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कल करेंगे प्रेशर ऑफ गैस को, ठीक है। तो ये हम करते हैं बेटा चार्ल्स लॉ, ये भी आपका पढ़ा हुआ है बेटा, ये भी एक प्रोसेस होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है। अब ये चार्ल्स लॉ हमें किसके बारे में रिलेशन बताता है बेटा, ठीक है। ये जो होता है वो शोज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर एंड मास कांस्टेंट, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आप कहते हो कि वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सॉरी वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, या V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होता है, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये भी एक होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अब इसके अंदर अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो अगर आप बनाते हो इस तरह से, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान आप ग्राफ बनाते हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप देते हो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी टेम्परेचर जो होता है वो आप देते हो डिग्री सेल्सियस में, तो जो ग्राफ होगा ना वो यहां से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रहे हो, ग्राफ को यहां से स्टार्ट करते हो, इसका मकसद है जब टेम्परेचर 0 वॉल्यूम क्या है 0, तो ग्राफ को आप यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि 0 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होता है वो 0 नहीं होता। तो अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे सपोज करें आप डिग्री सेल्सियस में रख रहे हो, अगर टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेल्सियस में रख रहे हो और यहाँ पे आपने लिखा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है,
तो फिर ग्राफ जो होगा वो यहां से शुरू होगा और ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि 0 डिग्री पे गैस का सम वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं होता कि 0 डिग्री पे वॉल्यूम नहीं होता, 0 डिग्री पे वॉल्यूम होता है। अगर आप इस तरह से लेते हो, ठीक है, इसको ग्राफ के अंदर थोड़ा एहतियात करना है कि वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर है, लेकिन ये टेम्परेचर भी 0 पे, तो कभी कभी यहां से दिखाया जाता है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने नहीं किया, यहाँ पे कर लिया, लेकिन अगर यहाँ पे -273 हो, अगर आप ये पॉइंट -273 डिग्री सेल्सियस रखते हो ना, तो फिर ग्राफ आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिन पे कौन सी कंसीडर कर रहे हो, 0, तो फिर आप इसको यहां से क्योंकि -273 पे वॉल्यूम क्या होगा, थ्योरेटिकली 0 होगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से करते हो, सपोज करें आप बॉयल्स लॉ को डिफरेंट चीजों के अंदर करते हो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर, लेकिन अगर टेम्परेचर आप एक्सप्रेस कर रहे हो केल्विन के अंदर, टेम्परेचर अगर केल्विन के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये ग्राफ, क्योंकि इसका मकसद है कि ये 0 केल्विन होगा और 0 केल्विन के ऊपर वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर रिलेशन है। और यहीं से हमने कंसीडर किया था कि जब इस तरह से हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो जिस तरह से किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसी तरह से किसी भी चीज का टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होगा और -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होता है, 0। तो ये चार्ल्स लॉ हमें कॉन्सेप्ट देता है कि जिस तरह से किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, उसी तरह से टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होगा और -273 पे उसका वॉल्यूम 0 होगा। मींस वहां पे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना छोड़ देंगे, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0। ठीक है, अब आखिरी चीज जो हमारे पास है वो है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन होती है, और जनरल गैस इक्वेशन जो होती है ये तीनों चीजों के दरमियान रिलेशन बताती है, और हम इसको कहते हैं कि PV इज इक्वल टू N RT, वेयर R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स वगैरह और किनेटिक थ्योरी और प्रेशर इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं।